हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा और पॉलिटी में मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, अमेंडमेंट एक्ट, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेमोराइज करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होते हैं जो फ्रिक्वेंटली किसी न किसी एग्जाम्स में आते रहते हैं और सारे लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। देखो, हर किसी एग्जाम्स का लेवल होता है। लाइक मैं अगर सिविल सर्विस की बात करूं तो वहां पर उस अमेंडमेंट में से डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह उसमें कुछ वर्ड्स पूछ देता है, कुछ उससे जुड़ी हुई चीजें पूछ देता है, राइट। पर अगर मैं वन लाइनर क्वेश्चन की बात करूं तो वन लाइनर क्वेश्चन में कई बार ये पूछ देता है कि ये भाई कब आया था, उसका ईयर पूछ देगा, किस चीज से जुड़ा हुआ है, या उससे जुड़ी हुई चीजें कुछ और पूछ देता है। ठीक है। सिविल सर्विस में 3 से 4 स्टेटमेंट दे सकता है, 2 स्टेटमेंट दे सकता है, तो डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जाम है। पर आते सब जगह हैं और आते रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। लाइक देखो, हम क्या है कि भाई 26 जनवरी 26 जनवरी हम मनाते हैं 1950 को। तब से हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आप सोचो कि यहाँ 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बना था। 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बना था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे लोग थे। पहले अमेंडमेंट की जरूरत हमें कितना जल्दी पड़ गई। अब समझो इस बात को कि 51 था, 51 में हमने कुल मिला के पहला अमेंडमेंट कर डाला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी को आप CAA भी बोलते हो शॉर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब आप समझो कि भाई कि हमारी पॉलिटी या हमारे लोगों में कितनी चीजें हुई, उसके बाद इतनी जल्दी जरूरत पड़ गई अमेंडमेंट करने की। तो पहला अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1951 में। यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर क्या हुआ कि 9th शेड्यूल ऐड किया गया। शेड्यूल, अब आप कहोगे ऐड किया गया मतलब क्या हुआ भाई। स्टार्टिंग में हमारे पास लगभग 8 शेड्यूल थे और कुछ 365 के अराउंड अमेंड आर्टिकल थे। ठीक है, समझ आया। तो क्या हुआ कि 9th शेड्यूल जो ऐड किया गया वो कब किया गया? 1951 में। ये पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, राइट। और ये 9th शेड्यूल, अब ये बात करनी है कि भाई ये किस चीज से जुड़ा हुआ था, तो ये लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था। याद रखोगे क्या? लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था 9th शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि भाई आपकी जो लैंड है, लैंड रिफॉर्म लॉ को प्रोटेक्ट करना था। लैंड रिफॉर्म लॉ को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करना था? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। बताओ, लैंड रिफॉर्म जो लॉ बना था उससे प्रोटेक्ट करना था, राइट। एक्चुअल में ये कहना थोड़ा सा कि लैंड रिफॉर्म लॉ नहीं, एक्चुअल में जो लॉ बना था तो लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम द लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इससे प्रोटेक्ट करना था। समझ आया। तो ये 9th शेड्यूल की बात हो गई, मतलब पहला अमेंडमेंट हो गया। अब हम सेकंड अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, या सेकंड इनफैक्ट की जो इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं हर एक अमेंडमेंट एक्ट आपको नहीं बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको बताता हूँ। ठीक है, तो सेकंड जो हम पढ़ेंगे, तो सेकंड हम पढ़ने वाले हैं भाई कि एक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल CAA। अब मैं जो ये लिखूंगा तो आपको समझना है कि भाई C से कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, फिर A वाले से सेकंड से अमेंडमेंट, और ये एक्ट। CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा ही जब बिल आता है हमारा तो हम उसको क्या बोलते हैं? CA भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। और वो जब बिल, ये बी जाके जब एक्ट बन जाता है तो फिर वो हमारा CAA हो जाता है। ठीक है, जो हम सेकंड में पढ़ने वाले हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट था, और ये आया कब था? तो ये 1976 में आया। इसका ईयर भी ध्यान रखना। देखो, ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा अमेंडमेंट है, उसका ईयर भी एट द सेम टाइम याद रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ के बारे में है, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ें, राइट। मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ, इसको इतना इंपॉर्टेंट था कि इसमें पॉलिटी की बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई। आप समझ लो, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर दी गई।
बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई, बहुत सारी चीज़ें हटाई गई, रिमूव करी गई, चेंज करी गई। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, मिनी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आप समझ सकते हो। समझ आया? ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या क्या, इसको क्यों 42nd अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA को 1976 में हुआ। इसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए। ठीक है, वर्ड्स एडेड। मैं आपको बोलता हूँ वर्ड्स जो ऐड किए गए, SSI, ये 3 वर्ड ऐड किए गए। SSI का मतलब क्या हुआ, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए गए। भाई ये समझ लो कि सिविल सर्विस में भी कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि कौन से वर्ड ऐड किए गए, ये वाला वर्ड्स कब ऐड किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स SSI यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स नए ऐड किए गए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक नया पार्ट क्रिएट किया गया, न्यू पार्ट, एक नया पार्ट क्रिएट किया गया। और वो पार्ट कौन सा था भाई, 4A। ये 4A ऐड किया गया। इसमें कौन सा पार्ट आता है भाई, फंडामेंटल ड्यूटी आती है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट ए, 4A, फोर्थ नहीं एक्चुअली, फोर्थ तो पहले से ही था, 4A ऐड किया गया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी आती, इसको नया ऐड किया गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, शार्ट में बता रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे। फिर हम पढ़ते हैं तीसरा जो है आज का, एक्चुअली तीसरा नहीं है, आज का जो हम पढ़ रहे हैं वो तीसरा है। अब हम पढ़ते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया, तो ये 1978 में। जैसे 42nd हमने पढ़ा कि ये कब आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भाई ये आया 1976 में आया। और सेम वे में आप 2 साल बाद मतलब 44th हो रहा तो 2 और ऐड कर दो, 1978। ठीक है, समझ आया। अब देखो इसमें हुआ क्या एक्चुअली, ये किसकी बात करता है भाई, ये राइट्स की बात करता है, राइट्स की। अब कौन से राइट की बात करता है, तो हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट। अब इसमें देखो क्या हुआ है मेन, कि इसमें एक चीज डिलीट की गई। क्या डिलीट किया गया, इसमें डिलीट किया गया भाई, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी। आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 30 में कुछ आता था, और वहां से एग्जैक्टली आप सर्च करके बताना, या आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले कौन से आर्टिकल में आता था। मतलब ये फंडामेंटल राइट था पहले, और इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, इसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से। समझ आया। अब आज के टाइम में ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज चेंज करी गई। चेंज क्या किया गया भाई वो जान लो। जो हम इमरजेंसी के टाइम पर पढ़ते हैं कि हमारी इंटरनल इमरजेंसी लगी है, इंटरनल डिस्टरबेंस होता है एक चीज, इंटरनल, इंटरनल डिस्टरबेंस, इसको चेंज करके नया एक वर्ड बनाया गया, आर्म रिवेलियन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि इंटरनल इमरजेंसी जो लगती है या उसी को आर्म रिवेलियन। देखो इंटरनल ये डिस्टरबेंस की बात हो रही है, इसको चेंज करके आर्म रिवेलियन बनाया गया, ये कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये आपका काम है, आप मुझे बताओगे। मैं मेन मेन चीजें आपको याद करवा रहा हूँ भाई, एज इट इज याद कर लेना। राइट, फिर हम चौथा पढ़ते हैं आज का, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया भाई, तो ये 1988 में आया। देखो आपको ईयर तक याद रखना है ये सारी चीजें। आपको कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि 61st अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1988 में, तो बस इतनी भी सी चीजें पूछ लेता है। इसमें क्या हुआ एक्चुअल में, इसमें मेन क्या था, इसका जो मेन प्रोविजन था कि वोटिंग जो एज होती है, वोटिंग एज, उसको रिड्यूस करना था,
उसको रिड्यूस करना था। अब रिड्यूस कितना हुआ, तो आप जानते हो कि पहले 21 साल होती थी, 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया। अब आपको पता है कि आज के टाइम में वोटिंग करने के लिए 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, तो मिनिमम एज होने के बाद आपको वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है। वो जब आप बनवा लेते हो तो फिर वहाँ से आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो अपनी कंस्टिट्यूंसी में, ठीक है, अपने एरिया में। समझ आया भाई? तो मेन चीज़ें ये थी कि यहाँ पर वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस करी गई है। फिर अगला देख लेते हैं आज का पहला 5वां 73rd Constitutional Amendment Act एंड 74th Constitutional Amendment Act। ये दोनों एक्ट एक ही साल आए हैं, 1992 में आया है, ठीक है भाई, 1992 में आया। इसमें हुआ क्या कि इसमें एक्चुअली जो है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें 11th शेड्यूल ऐड किया गया, इसमें 11th शेड्यूल ऐड किया गया। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 12th शेड्यूल ऐड किया गया, ठीक है, 12th शेड्यूल ऐड किया गया। समझ आया? जो हमारा 11th शेड्यूल था वो किस बारे में बात करता है, तो भाई वो पंचायती राज के बारे में बात करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मैं PRI लिख रहा हूँ साइड में, और आपको पता है, आप समझ जाओगे, पंचायती राज में लिख देता हूँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये होता है पंचायती राज। आप जानते हो कि ये रूरल के बारे में बात करता है, यानी ग्रामीण एरिया जो होती हैं, रूरल एरिया जो होती हैं, उनके बारे में बात करता है। जो 12th शेड्यूल था उसमें म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया, म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। आप जानते हो कि म्युनिसिपैलिटी कहाँ होती है, ये अर्बन एरिया में होती है, यानी शहरी क्षेत्रों में होती है म्युनिसिपैलिटी। आप कभी आप सुने हो कि भाई ग्रामीण इलाकों में कोई म्युनिसिपैलिटी नाम का कोई शब्द आपने सुना? नहीं सुना होगा। तो म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में होती है, शहरों में होती है। और जो पंचायती हो जी, पंचायती राज होता है, पंचायती सिस्टम होता है, जिसमें पंच सरपंच होते हैं, वोटिंग होती है, जनपद होता है, वो सारी चीज़ें आपने रूरल एरिया में पढ़ी है, गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में। वो 11th शेड्यूल के अंडर में आया था, ठीक है, वो रूरल एरिया की बात होती है। समझ आया? अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि मैं देखो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बता दिया, 10th बता दिया, 9th बता दिया, मतलब 9th शेड्यूल बता दिया पहले, हमने जो पहली पेज में पढ़ा स्लाइड में। उसके बाद 11th शेड्यूल बता दिया, 12th शेड्यूल बता दिया, एक छूट गया, 10th छूट गया, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 8 शेड्यूल थे, उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू 4 और शेड्यूल डे बाय डे, मतलब ईयर बाय ईयर ऐड किए गए बाद में। तो हमने 3 तो पढ़ लिया, टोटल अभी हमारे पॉलिटी में 12 शेड्यूल हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हमने 3 पढ़ लिया, एक और बच गया है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ, और वो हमारा 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल कब ऐड किया गया? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि 10th शेड्यूल जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। यहाँ पर हमारा जो 10th शेड्यूल है वो ऐड किया गया। समझ आया? 10th शेड्यूल ध्यान रखना, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद देखो कि इसमें हुआ क्या था। तो भाई इसमें जो है एक पॉलिटिकल पार्टी नाम का, पॉलिटिकल पार्टी ऐड किया गया। 50 से कहाँ पर ऐड किया गया? तो भाई 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पॉलिटिकल पार्टी नाम का एक वर्ड ऐड किया गया। यहाँ से क्या हुआ देखो, यहाँ से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन मिला, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन मिला, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उसके पहले पॉलिटिकल पार्टी नाम का वर्ड जानते नहीं थे। तो यहाँ पर जो हमारा 10th शेड्यूल था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंडर में आया, पॉलिटिकल पार्टी नाम का एक वर्ड ऐड किया गया, जिसको रिकॉग्निशन मिला पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे हम बढ़ते हैं, 7वां पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हम अब कौन सा पढ़ लेते हैं, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पर ये कब आया? तो भाई जान लो कि ये 2002 में आया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर एक आर्टिकल ऐड किया गया 21A। समझ आया?
आर्टिकल 21A ये कहाँ पर आता है भाई 21A? अगर आप जानते हो तो बताओ मुझे कि आर्टिकल 21A कहाँ पर आता है। तो भाई ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, बिकॉज फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आता है अगर आप जानते हो तो बताओ। 12 से लेके 36 तक, आर्टिकल 12 से 36 तक फंडामेंटल राइट्स आता है। उसके बाद डीपीएस भी चालू हो जाता है एंड देन 51A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आती है। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 21A यहाँ पर ऐड किया गया। 21A बोलता क्या है भाई? तो सबसे पहले जान लो कि 21 ये बोलता क्या है। तो ये बोलता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन। मैं लिख देता हूँ, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन। अब ऑल चिल्ड्रन में एक क्राइटेरिया लगा है, फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर। ऑल तो है लेकिन ये इसी एज के लिए 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सब का फ्री एजुकेशन होना चाहिए और कंपलसरी। तो अब आप लगे हाथ ये भी जान लो कि भाई 21 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 21A तो जान लिया, 21 भी जान लो। अगर आप 21A नहीं जानोगे तो फिर आपके साथ नाइंसाफी होगी। अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाय द वे मैं बता देता हूँ कि इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करी गई है, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। कुछ चीज़ें देखो एक एब्सोल्यूट मैनर में डायरेक्ट नहीं याद करी जाती, नहीं रटी जाती। अगर आप याद भी कर लोगे तो कुछ टाइम बाद फिर से भूल जाएगा। तो उसका एक एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक ट्रिक होती है। तो आप उस तरीके से याद करो कि आर्टिकल 21 काहे की बात करता है। तो भाई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। 21A जो ऐड किया गया, कहाँ ऐड किया गया? 86 CAA में ऐड किया गया, 2002 में जो आया था। 21A ऐड किया जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज 6 to 14 की बात करता है। ये एज का जरूर ध्यान रखना। एक होती है 0 से लेके 6 तक, तो ये वाली नहीं है, ये फंडामेंटल राइट, ये अलग चीज़ें हैं। ये आई थिंक डीपीएसपी में आता है। ठीक है, 6 to 14, 0 से 6 वाली जो एज आती है वो डीपीएसपी का पार्ट होता है। और जो 6 to 14 ईयर है वो आपको ध्यान रखना, वो आर्टिकल 21A के अंडर में आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर का, 8th नंबर। अब हम पढ़ लेते हैं एक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल, ये 9th शेड्यूल नहीं है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्चुअली 9th नहीं है, 97th है। हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज हम पीछे काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 86 तक पहुँच गए, तो अब 97th पहुँचेंगे। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आपको कब आया? तो ये 2011 में आया, ध्यान रहेगा। 2011 में आया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें हुआ क्या, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? देखो एक तो ये है, एक तो ईयर है, और दूसरी बात फिर बाकी कि इसमें हुआ क्या इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये किस चीज़ के बारे में था। तो ये आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। इसमें स्टेटस इसका क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना यही गोल था। तो आप गोल अथवा एम की जब बात करोगे तो क्या था कि प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रमोट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटीज। ठीक है, क्लियर है? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया। डायरेक्ट याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, और इसको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनको प्रमोट करना, ये हमारा टारगेट था। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं 9वां है ना, 8 तो ये हो गया, अब 9th पढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ से कुछ चीज़ें रटने की ट्रिक है, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको पहले तो समझाऊंगा, देन मैं ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये आया कब? तो 2016 में आया। 2016 ये कौन सा साल है
भाई जब ये जीएसटी आया था, और जीएसटी कब आया था, उसी साल जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको याद है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी आया था, रिलायंस ने जियो कंपनी को भी लॉन्च किया था, यही 2016 की बात है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 2016 एक बहुत मतलब आप समझ लो कि बहुत खास ईयर था, इम्पोर्टेंट आप कहो या नहीं, बिकॉज नोटबंदी हुई थी, सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन बहुत एक अहम ईयर था, अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट ईयर था जिसको आपको याद रखना है, राइट। अब इसमें मेन क्या है कि भाई जीएसटी जो है कब आया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद कैसे रखोगे, तो इसको याद रखना G1 से याद रखना। अब G1 याद रखना, यानी जीएसटी की जब बात होगी तो 101 मतलब ये वाला 101, तो ये 101 अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट मत करना, बिकॉज वहाँ पर 9th शेड्यूल ऐड करी गई थी, 101 है ये, ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को ऐड किया गया, ठीक है। अब भाई इसमें क्या चीज़ें रही कि जीएसटी सिस्टम तो लाया गया, ठीक है, समझ आया। अब ये जीएसटी आप जानते हो कि ये डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो भाई अगर आप नहीं भी जानते, देखो जानना तो बहुत अहम है, पर अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा माइंड क्लियर कर लो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज जीएसटी हर कोई देता है, हर कोई मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस हर कोई देता है। आप समझो, आप एक बिस्किट खरीदने जाते हो, बिस्किट का एक पैकेट खरीदने जाते हो, आप चिप्स खरीदने जाते हो, तो आप वहाँ पर भी जीएसटी पे कर रहे हो, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, सारी दुनिया में हर कोई कर रहा है, मतलब इंडिया में हर कोई कर रहा है जीएसटी पे, बिकॉज जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई दे रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो अमीर लोग देते हैं, एक इनकम का क्राइटेरिया होता है कि अगर एनुअल इनकम उनकी एक क्राइटेरिया उस लिमिट को पार कर रही है, देन वहाँ पर उनको देना होगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2016 में आया, जीएसटी की बात किया था, आप याद रखोगे G1 यानी जी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। फिर अगला अब इसको कैसे ध्यान रखोगे, अब हम पढ़ेंगे, देखो 101 पढ़ा हमने, फिर 102, 103, 104, 105, 106 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया, इसके जस्ट 2 साल बाद 2018 में आया, ठीक है। अब ये किसकी बात करता है, जैसे ये 101 वाला जीएसटी की बात करता है, तो ये किसकी बात करता है, तो ये बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब बीसी में मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बस आपको ध्यान क्या करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपको याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे देखो याद रखोगे लंबे टाइम तक, या जब आप फंसोगे तब वहाँ पर ये ट्रिक काम आएगी आपको। कैसे, जैसे हमने G1 रख लिया, मतलब 101 हो गया, अब सेकेंड वाले को कैसे रखोगी, ये बीसी का मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस होता है, बैकवर्ड क्लासेस याद रखोगे। बैकवर्ड क्लासेस इसमें दो होता है, एक तो ईबीसी होता है मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, एक ओबीसी होता है, जिसमें हम आप में से बहुत सारी एक ओबीसी कैटेगरी होती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये एक्सट्रीमली वाला है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, और ये ओ वाला अदर बैकवर्ड क्लासेस, समझ आया। इसमें आपका जो नॉन क्रीमिलियर आता है, जिनको रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी वाला, वो ये ओबीसी है, समझ आया। तो यही बीसी जो है बैकवर्ड क्लासेस, इसका जब नेशनल कमीशन बना था, तो बीसी यहाँ पर 2 लेटर है, देखो याद करने का तरीका ये है कि मैं बीसी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ एनसी से हटा के, नेशनल कमीशन से हटा के, बिकॉज बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस में 2 अल्फ़ाबेट हैं, 2 अल्फ़ाबेट हैं, तो 2 का मतलब ये हो गया कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया। याद रखने का तरीका कि 2 हैं इसलिए 102 हो गया, G1 इसलिए कि 101 हो गया, ठीक है, समझ आया। इसमें क्या हुआ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इसको, किसको, स्टेटस की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, किसको मिला भाई, एनसीबीसी को, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या रिकॉग्निशन मिला नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एनसी मतलब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है भाई, बताओ याद रहेगा। चलो अब अगला देखते हैं, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब 103 इसका भी एक तरीका है, ये किस में आया भाई, 2019 में आया, ठीक है। मैं देखो ईयर अभी आप देख लो, फिर मैं आपको एक बार फिर से रटवा दूंगा कुछ ट्रिक्स बता के। अब ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ की बात करता है, ये तो जानना जरूरी होगा, बिकॉज भाई आप जानोगे ये किस चीज़ की, तो जैसे ही हमने ये
आप समझो EWS, हमने G1 किसकी बात किया, G1 GST की बात किया, फिर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये BC यानी 102 की बात किया, ठीक है, ये 101 का था। 103 में देखो मैं 3 लेटर हैं, अब 3 लेटर है इसलिए आप ध्यान रखोगे कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में EWS, आप EWS को जानते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी एक कैटेगरी बनी थी। कब बनी थी, तो यही ध्यान रखना कि 2019 में इसको 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। ये किस में आते थे, पहले ये जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के जो होते थे, जनरल का ही एक, अब ये देखो इकोनॉमिकली वीक हैं, अपनी कास्ट से वीक नहीं है, मतलब वो जनरल कैटेगरी में आते थे, जो वो अभी भी जनरल में ही आएंगे अगर उनकी इनकम कम है, जिनकी इनकम एक सर्टेन यानी 8 लाख रुपए, उनका कुछ सिटी में प्लाट समथिंग एक क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो वो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उनको जनरल के ही अंडर एक EWS कैटेगरी बनाई गई थी, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे। इनको क्या था भाई, इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, 10% रिजर्वेशन, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ भाई। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, जिसमें EWS 3 का मतलब कि EWS 3 अल्फाबेट लेटर हैं, ठीक है, समझ आया। अब चलो फिर 11th हम पढ़ते हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद 2020 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बात है भाई, 2020 में आया, ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में था, तो ये भी तो जानना जरूरी है। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो SC ST के बारे में था। अब क्या था, अब देखो ध्यान से देखोगे तो 104 4 है, तो SC ST 4 लेटर हो गए यहाँ पर, तो वही चीज़ है कि आप एक अगर तरीका याद रखोगे तो भाई आपको नहीं भूलेगा, राइट। अब ये SC ST का क्या, ये भी तो है कि क्या हुआ, SC ST का क्या था, तो भाई SC ST की जो सीट थी, सीट रिजर्वेशन, SC ST सीट रिजर्वेशन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर इनको SC ST की सीट बन मिले, ठीक है, SC ST की सीट मिले लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनके लिए रिजर्व करी गई थी सीट। और ये वैलिड कब था, इसकी वैलिडिटी का टाइम भी दिया गया था कि वैलिडिटी का टाइम ये 25 जनवरी 2030, 25 जनवरी, हमने जनवरी तो लिखा ही नहीं, 25 जनवरी, राइट, 25 जनवरी 2030 तक ये वैलिड रहेगा। मतलब SC ST को सीट का रिजर्वेशन जो है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा आप जानते हो कि भाई ये सेंट्रल लेवल का होता है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ये स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। अब हमने देखो 104 पढ़ लिया, अब 105 पढ़ लेते हैं, 12th नंबर का 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये कब आया, इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि 2021 में हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, देखो 2016 पढ़ा, फिर 17 नहीं पढ़ा, 2018 पढ़ा, फिर 2019 पढ़ा, फिर 20 पढ़ा, अब 21 पढ़ रहे हैं, उसके बाद 23 पढ़ेंगे। यहाँ से देखो ये पहला था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। आपको सब तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर भी एक बार मैं फिर से कंक्लूड करूँगा, राइट। तो ये 2021 में आया 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किसके बारे में था। अब भाई ध्यान ये रखना है कि 4 तक तो मैंने ट्रिक बता दिया। अब ये जरूरी थोड़ी कि जो हमारे ट्रिक के अनुसार हर चीज़ है कि जिसमें 3 लेटर हो तो वो थर्ड हो जाएगा, जिसमें 2 लेटर हो वो सेकंड हो जाएगा, जिसमें 1 लेटर हो वो फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें 4 लेटर हो वो फोर्थ हो जाएगा। गवर्नमेंट हमारी ट्रिक के तरीके से काम तो करती नहीं है। तो जो हमने 4 तक ट्रिक समझ ली, अब जो ये 105th जो था ये SEBC मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, BC मतलब बैकवर्ड क्लासेस, समझ जाओगे। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली, ये जो हुआ ये तो शब्द आप जान गए कि SEBC कौन से अमेंडमेंट में आया, तो 105 अमेंडमेंट में आया, ये आप ध्यान रख लोगे, राइट। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करे, स्टेट रिकॉग्नाइज SEBC,
यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्टेट रिकॉग्नाइज करे, पहले नहीं करते थे, करे, उनका ये मतलब था। समझ आया? और इस ईबीसी में ओबीसी भी शामिल है। एसईबीसी में मतलब कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, मतलब सोशली भी हो एजुकेशनली भी हो, दोनों में हो बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें ओबीसी भी आ जाता है। तो आपको ये समझना है कि एसईबीसी 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ, राइट। अब एक और हम पढ़ लेते हैं, वो है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब आया भाई? तो इसकी डेट भी याद रखना कि ये 2023 में आया। अब आप समझो कि ये किस चीज़ के बारे में था, तो ये वोमेन के बारे में था। अब वोमेन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वोमेन के बारे में क्या था? तो भाई इसका मतलब सिर्फ इतना था कि 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन वोमेन को मिले। रिजर्वेशन फॉर वोमेन कहाँ मिले? तो वो मिले लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड दिल्ली असेंबली में। ठीक है, समझ पाओगे? ये लोकसभा हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर वोमेन को 33% रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। अब आप कहो तो मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा दूँ, राइट। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया? 1951 में आया। इसमें बात क्या हुई थी कि भाई 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, राइट। और क्या हुआ था भाई? इसमें क्या था कि जो लैंड, ये 9th शेड्यूल किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो ये लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। तो इसको प्रोटेक्ट करना था, लैंड रिफॉर्म प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, इनसे प्रोटेक्ट करना था। आप बस शार्ट में जान लो, बाकी डिटेल में मैं पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यह आया था 1976 में आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई। एक SIS यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई पार्ट 4A के अंडर में। पार्ट 4 में का क्या आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ये कब आया भाई? 1978 में आया। समझ आया? इसमें डिलीट करा गया एक चीज़, डिलीटेड क्या हुआ? डिलीट राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट होती थी वो उसको डिलीट किया गया। और इसमें एक चीज़ करी गई कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस होता था उसका नाम चेंज कर के आर्म रिवेलियन किया गया, आर्म रिवेलियन। और ये आता है नेशनल इमरजेंसी के अंडर, अगर आपको पता है तो। ठीक है, मैं आपसे पूछा था कि ये जरूर बताना आप, राइट। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ हमने 9th शेड्यूल पढ़ लिया, फिर हमने 10th शेड्यूल पढ़ा कि 10th शेड्यूल कब ऐड करा गया। तो भाई वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1985 में। आपको ईयर भी याद होना चाहिए। 10th शेड्यूल किस चीज़ की बात करता है? तो ये डिफेक्शन की बात करता है, यानी एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। आप जानते हो एंटी डिफेक्शन क्या होता है? जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है तो जिधर फायदा मिले लोग उधर, जो MP MLA होते हैं वो चले जाते हैं उस पार्टी में छोड़ के। जैसे सपोज कांग्रेस के कुछ MP या MLA छोड़ के बीजेपी में चले गए, या बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो वो होता है डिफेक्शन। तो उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन बनाया गया। इसको आप एक और नाम सुने होंगे, आया राम गया राम, कि मतलब इधर आया उधर गया, ऐसा उनका कोई मतलब घूमते रहते थे जिधर फायदा मिला। तो ये 10th शेड्यूल हो गया। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब आया था? आपको याद होना चाहिए, 1988 में आया था। किस चीज़ की बात करता था भाई? तो ये इसमें वोटिंग एज जो थी, वोटिंग एज को रिड्यूस करना था फ्रॉम 21 टू 18 ईयर।
बोलो भाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1992 में आया, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1992 में आया, दोनों आए। ये 73rd में क्या था भाई, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता था, और ये रूरल में होता था। और ये किसकी बात करता था, म्युनिसिपैलिटी की बात करता था, और ये अर्बन की बात हुई थी, म्युनिसिपैलिटी अर्बन में होती है। समझ आया? और कुछ था कुछ? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था भाई, 2002 में आया था, राइट। कि इसमें क्या हुआ था, एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, और 21 क्या होता है भाई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर। बोलो। फिर 21 भी लगे हाथ में बता देता हूँ। तो ये पहले का था, इसमें क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी ये देखो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था, 2011 में आया था। इसमें किस चीज़ की बात होती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको ऐड किया गया। और ये मेन फंडा था कि देखो इसको रिकॉग्निशन मिले, और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली इसको स्टेटस मिले, एंड इसको प्रमोट करना था, राइट। देन हमने क्या पढ़ा भाई, इसके बाद हमने पढ़ा 101st। अब देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ईयर बताता हूँ। 2016, फिर 17 को गायब कर दो, 2018 हो गया, फिर 2019 हो गया, फिर 2020 हो गया, 20, फिर 2021 हो गया, फिर 2023 हो गया, 22 नहीं आया। मतलब एक तो 22 यहाँ पर, 17 नहीं आया, और यहाँ पर एक 22 नहीं आया, 22 नहीं आया, 17 नहीं आया, और 22 नहीं आया। बात इतनी क्लियर हुई क्या? देखो मैं जो चीज़ें जिस तरीके से याद करवाता हूँ, कोशिश किया करो कि आप उसी तरीके से याद कर लो। अगर हाँ मेरे से बेहतर आपके पास कोई तरीका ट्रिक है तो फिर उसको फॉलो करो, और अगर नहीं है तो मैं जो बताता हूँ उसको फॉलो कर लिया करो, राइट। आपके फायदे के लिए ही मैं जो सोचता हूँ, राइट। अब देखो 2016 में क्या आया भाई, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर ये 102nd आया। 2019 में 103rd आया, 103rd आया, और यहाँ पर 2020 में 104th आया, 2021 में 105th आया, और 2023 में 106th आया। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट मतलब हमने याद करवाया था G1 यानी GST की बात करता था। सेकंड का मतलब हमने क्या याद करवाया था भाई, BC यानी बैकवर्ड क्लासेस, उसमें लगा दो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। थर्ड में हमने EWS को याद किया, 3 लेटर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फोर्थ में हमने क्या याद किया था भाई, बताओ याद करके। हमने पढ़ा था SC ST की बात किया था, जिनको रिजर्वेशन मिले, राइट। क्लियर है? लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली असेंबली में इनको रिजर्वेशन मिले, और ये 2030 तक वैलिड था, ये भी ध्यान रख लेना, जनवरी 25 जनवरी कुछ, राइट। फिर जो 105th था वो किस चीज़ के बारे में बात करता था भाई, बताओ। ये बात करता था SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC की बात करता था 105th अमेंडमेंट एक्ट, राइट। स्टेट को कि स्टेट इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करे। 106 किस चीज़ के बारे में बात करता था भाई, ये वोमेन की बात करता था। वोमेन को 33% रिजर्वेशन मिले लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड दिल्ली असेंबली में। क्लियर हुआ? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद रखना, राइट। मैं इनके कुछ क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अब आप बड़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला क्वेश्चन में, by which of the following constitutional amendment act was the right to education made a fundamental right? by right to education कौन से constitutional amendment act के थ्रू ऐड किया गया था, आप याद करके बताओ। अभी हमने पढ़ा है पूरा पूरा, 84th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 91st, 92nd। भाई हमने पढ़ा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया कब था, 2002 में आया था। इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, जिसमें से
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हुई थी, ठीक है। तो ये राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया, ये कौन से में आएगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। भाई बैकवर्ड क्लासेस जब भी है नेशनल कमीशन के बारे में तो आप ये सेकंड लो, बीसी यानी 2 है तो सेकंड 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100th, 101, 102, बताओ 102 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड विथ। भाई 101st किसके बारे में बताया था, G1, जी मतलब जीएसटी काउंसिल, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला एडवांस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं भाई, नेशनल कमीशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट नहीं, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, हमारा जीएसटी के बारे में हो गया। अब बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंडर में इसको स्टेटस मिला था, 97th के बारे में, ठीक है, समझ आया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये 103, 103rd, समझ आया। तो अगर आपको इस तरह से डिफरेंस करना आ गया, क्वेश्चन की चीज़ें लैंग्वेज पकड़ना आ गया तो भाई आप कर लोगे। हाँ उसके पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 to 2018। 60th अमेंडमेंट एक्ट 1988, 62nd अमेंडमेंट एक्ट 1989, 63rd अमेंडमेंट एक्ट 1989, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। भाई यही तो था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, 89 ये दोनों आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ें सारी चीज़ें मिल रही हैं एग्जाम ट्रिक्स पर, आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया तो अभी करो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारे वीडियो हैं, मेनली मैं आपको मैथ पढ़ाया हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ाया हूँ, उसके बाद डीआई पढ़ाया हूँ, डीआई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ, जीएस की चीज़ें आपको मिल रही हैं। भाई आप पढ़ो जाके, एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अपना सपोर्ट जरूर बना के रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।